दैट मुनीर अहमद साहब है हमारे साथ, माहिर माहौलियात माहौलियात हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। मॉनसून में बारिशें तो ऑब्वियसली होती हैं हमेशा से, कभी कम कभी ज्यादा, ये चल रहा है। लेकिन इस बार हम क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना जो है वो बहुत देख रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग के मनाजिर जो हैं वो भी बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये कुछ गैर मामूली आपको लग रहा है? नहीं, एक लिहाज से तो ये गैर मामूली है, और एक लिहाज से ये गैर मामूली इस तरह से नहीं है कि इसकी हम तवक्को कर रहे थे। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन इस तरह से अर्बन फ्लडिंग नहीं होती थी। अगर हम 2010 के सैलाब को देखें तो तब ऐसी सूरत हाल हमें नजर आना शुरू हुई, लेकिन 2010 से पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। बुनियादी वजह यह है कि जब हमने पानी के बहाव के रास्ते रोक दिए तो उसने फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग जो है उसको जो है जन्म दिया। अब जब आप पानी के बहाव के रास्तों को रोक देंगे तो पानी ने तो बहना है, और पानी हमेशा अपना रास्ता बनाता है। अगर बहुत वक्त तक पानी अपने रास्ते पर नहीं बहा और बहुत वक्त तक इतना ज्यादा पानी नहीं आया और इतनी ज्यादा बारिशें नहीं हुई, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप इंक्रोचमेंट्स करें, तजावुजात करें, वहां पे घर बना दें, और वहां की जो वाटर बेड्स हैं, चाहे वो दरिया की हो चाहे नदी नालों की हो, आप उनको कवर कर दें, उसके रास्ते में तजावुजात खड़ी कर दें। बुनियादी मसला अभी जो नजर आया है 2010 में भी और 2012 में भी, ये सारा दिन ब दिन हमने या साल ब साल अपनी तजावुजात को बढ़ाया है। और हमें अब जो शहरी हुकूमतें हैं, जो जैसे कराची में शहरी इंतजामिया होगी, इस्लामाबाद में है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो शहर का इंतजाम और इंतजाम करती है। उसको चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के जो ऑर्डर्स होते हैं या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो उनको मद्देनजर रखा जाए और तजावुजात को शहर के अंदर फैलने ना दिया जाए। नदी नालों को जो पानी के बहाव का रास्ता है और उसको ना रोका जाए। अगर ऐसा करेंगे तो ये ऐसी सूरत हाल होती रहेगी। हमारे यहाँ दरिया जैसे सवात, दरिया सवात है, आप उसकी बेल्ट को देखें तो किस तरह से जो है उसको सारा स्टोन क्रशिंग मशीन से जो है वो भर दिया गया है, और उसके बाद जितनी भी ग्रीन बेल्ट जो दरख्त थे उसके इर्द गिर्द वो सारे खत्म कर दिए गए। और यही मिसाल और यही जो पैटर्न है वो हमें हर जगह पे नजर आता है, चाहे वो सैदपुर विलेज का नाला ही इस्लामाबाद में क्यों ना हो। ठीक कह रहे हैं आप मुनीर साहब। मतलब अगर दरिया कुछ अरसे के लिए थोड़ा कम स्पेस ले रहा होता है तो हमें लगता है कि बस अब यहीं तक ये कंटेन रहेगा और इर्द गिर्द तामीरात शुरू हो जाती हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज के असरात हम देखें तो ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। अब ये तो जब होगी अर्बन प्लानिंग इसका हिस्सा है। अब रीस्ट्रक्चरिंग तो बहुत लंबा काम है। फौरी तौर पर सर हुकूमतें और अवाम क्या कर सकते हैं? जाहिर है टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट है, इन इलाकों की मईशत भी डिपेंडेंट है, लोगों को भी कहीं निकलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम घरों से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर सकते हैं। जो हमारे महकमा मौसमियात के हैं वो अलर्ट्स जारी करते हैं, हम उन अलर्ट्स को तो मद्देनजर रख सकते हैं। इसी तरह डिजास्टर डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो कोई ना कोई अलर्ट्स जारी करती हैं, और वो आपको बताती हैं। जो सबसे प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि आप अपने लिए खुद आप मुहतात रहें, वरना दूसरे तो आपको आके बचाने वालों में से नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मुनीर साहब, और जिसपे लोगों को और एक्सपर्ट्स पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी इस बात की होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह हम नहीं है, लेकिन भुगतने वालों में हम सरे फहरिस्त हैं, सबसे आगे हम ही हैं जो सफर कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया को हमारी ऑब्वियसली मदद करना भी चाहिए, और इस चीज का इदराक भी करना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन उनकी है, हमारी नहीं। तो दुनिया ये तस्लीम भी शायद कर रही है। किस तरह मदद की जा सकती है? मतलब हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि हमारी मदद करें, बट हमें भी बड़ा शोर होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली मदद क्या चाहिए। अच्छा देखें, ये बिल्कुल सही बात है। जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट जो है पिछले साल उसने पाकिस्तान को मोस्ट वल्नरेबल कंट्री का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा खतरात पाकिस्तान को हैं, और जाहिर है कि दुनिया को जिन्होंने ये सारा क्लाइमेट फिनोमिना जो है इसको इंक्रीज करने में, इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है और सनती तरक्की की है और उससे बहुत सारा माल कमाया है, तो उनको चाहिए कि जो ऐसे मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, खतरात से दो चार हैं, उनकी मदद करें।
मदद दो तरह से हो सकती है। पहली बात तो यह है कि अडेप्टेशन के लिए पैसे चाहिए। पाकिस्तान ने नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी जो है वो 2 साल पहले लॉन्च की थी, फंड्स ना होने की वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। अपने जो रेस्क्यू के इदारे हैं, रिलीफ के इदारे हैं, उनको जाहिर है कि हमने उस कैपेसिटी बिल्ड करनी है, एक हमें और उसके लिए भी पैसा चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमने बाज़ जगहों पे जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां से लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अच्छा मुनीर साहब, अब आज एक इम्पॉर्टेंट दिन भी है, डूबने से बचाव का आलमी दिन है, और इसीलिए ये सवाल मौके की मुनासिबत से भी है कि बदलते मौसम, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए क्या अब ये लाजिम नहीं होना चाहिए कि हर किसी को तैराकी आए, स्विमिंग सिखाई जाए, हुकूमती सतह पे भी इक़दामात हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी स्पेशल अरेंजमेंट्स हों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसको लाइटर वेन में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल और तरह से, तो मेरा तो ख्याल है कि हर शख्स को तैराकी सीखनी चाहिए। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे तैराकी को एक स्किल के तौर पर लिया जाता है और एक हॉबी के तौर पर भी लिया जाता है। अगर पाकिस्तान में इसका रिवाज आम कर दिया जाए तो बहुत सारी जानें खुद आप अपनी भी बचा सकते हैं और दूसरों की भी बचा सकते हैं। ठीक है, वैसे तैराकी वाली बात, बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद हमसे बात करने का। ये स्विमिंग वगैरह तो ये आनी ही चाहिए, मतलब वैसे भी इट्स गुड फॉर फिटनेस। एक कंप्लीट अगर कोई एक्सरसाइज अगर आपने करनी हो ना तो आप कुछ स्विमिंग करें, कुछ लेंथ्स लगाएं पूल के। और पता क्या, हमारे यहाँ अब वो जो घरों में स्कूल खुलते हैं ना, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, और बड़े महंगे स्कूल होते हैं ये, और क्या होता है जी, एक बंगले में खुले हुए हैं 2 कनाल 4 कनाल 2000 गज 4000 गज के, और जाहिर है वहाँ पे कहाँ स्विमिंग पूल वगैरह या कोई भी प्लेग्राउंड हो सकता है। ये तो जो ये मतलब जब मतलब पर्पस बिल्ट कैंपसेस जब अब स्कूलों के नहीं अवेलेबल, और घरों में स्कूल खुलने और बनने की इजाजत जब से हुई है और जब से ट्रेंड निकला है, तब से ये रुझान भी कम हो गया है स्विमिंग वगैरह का। पहले आपको पता है स्कूलों में सहूलत मौजूद होती थी, और स्कूलों की भी एक रिक्वायरमेंट होती थी, एक स्ट्रक्चर स्कूल का हो, फिर एक प्लेग्राउंड हो, मतलब कुछ 2-4 चीजें होती थी, वो टिक मार्क होनी होती थी फॉर इट टू बी कॉल्ड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब यूर राइट, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हो गई हैं कि इनसे इम्पोर्टेंस जो है वो चली गई है। इन एनी केस अभी भी हम शहरों का क्या हाल है, डीजी खान में क्या सिलसिला चल रहा है, सलीम बुज़दार हमें बता रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। तौसा में दरिया सिंध के करीब जो लोग रहते थे वो अब इस वक्त ज़ेर आब हैं। 30 से ज़्यादा बस्तियां चारों तरफ से पानी के अंदर हैं, और वहाँ पर लोग, कुछ हमने देखा कि अपनी मदद आप के तहत प्राइवेट कश्तियों के जरिए या पैदल भी इवन गहरे पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सामान उठा के बाहर आते हैं। मगर मुतासिरीन का कहना है कि बाहर आने के बाद उनके लिए किसी किस्म का कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना कोई खैमा लगाया गया है, ना कोई शेल्टर दिया गया है, ना किसी खाने पीने का इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि जिला इंतजामिया की तरफ से उनका कहना है कि चूँकि अक्सर ये इलाके गैर कानूनी तौर पर आबादियाँ हैं, लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आबाद हो गए, जिसकी वजह से वो निकलने को भी आमादा नहीं है। अगर वो बहुत सारा पानी जब तक नहीं आता, उनके घरों के अंदर पानी दाखिल नहीं होता, उस वक्त तक ये नहीं निकलते। मुतासिरीन का कहना है कि हम निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जैसे जैसे उसकी सेम, अब पानी चूंकि घरों के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ चूंकि वो इस तरह के हालात में, लेकिन ज़मीनी राब्ता इनका इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मुल्क भर से मुनक़ता है। वो कश्ती के जरिए से ही खुश्की तक आ सकते हैं, चूंकि चारों तरफ इनका जो है ना वो पानी है। इंतजामिया का कहना है कि कुछ इलाकों में मेडिकल कैंप्स और लाइफ स्टॉक के लिए कैंप लगाए गए, मगर हमने ये देखा कि रिलीफ कैंप्स की जो है ना वो कमी है। अगरचे कहीं कहीं लगाए गए हैं, मगर जिस तादाद में मुतासिरीन की जो है ना वो आबादी है, उतने में इस हद तक उन्होंने वो जो है ना इंतजामात नहीं किए। कार्रवाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं, अभी भी कुछ लोग मुंतज़िर हैं